हम लोग हिंदी का तकनीकी और प्रायोजनिक विस्तार के अंतर्गत कई सारे विषयों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पत्र लेखन पढ़ा है। पिछले कल देखिएगा, आप लिखा होगा सरकारी पत्र के नाम से, कार्यालय पत्र, वहाँ मैंने पढ़ा दिया है आपको। प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ देख ले आप। और उसके पहले प्रायोजनिक हिंदी भी पढ़ाया था मैंने, तो प्रयोजनमूलक हिंदी। आज पढ़ेंगे हम लोग संक्षेपण या सार लेखन। संक्षेपण अथवा सार लेखन से तात्पर्य है किसी अनुच्छेद, परिच्छेद, विस्तृत टिप्पणी या प्रतिवेदन आदि को संक्षिप्त कर देना। संक्षेप को अंग्रेजी में क्षेपण या सार लेखन कहा जाता है और बोलचाल की भाषा में समरी प्रचलित है। किसी विस्तार से लिखे गए विषय, मामले अथवा प्रतिवेदन आदि को संक्षेप में लिखकर प्रस्तुत देना सार लेखन या संक्षेपण कहलाता है। सार लेखन में मूल विषय वस्तु या कथ्य संबंधित मुख्य विचारों या तत्वों को ही प्राथमिकता एवं महत्ता दी जाती है। इसमें अनावश्यक बातें, संदर्भ, तर्क वितर्क आदि को हटा दिया जाता है और मूल विचार, तथ्य और भावों को ही रखा जाता है। संक्षेपण अर्थात सार लेखन भी एक कला है और अध्ययन, अनुशीलन से उसे प्राप्त किया जा सकता है। कार्यालयीन कामकाज ही नहीं अपितु दैनंदिन जीवन में भी संक्षेपण कला का अत्यधिक उपयोग है। संक्षेपण को मानसिक प्रशिक्षण भी कहा गया है। इसमें लेखन में स्पष्टता, सरलता तथा प्रभावशीलता पैदा होती है। संक्षेपण से अनेक लाभ हो सकते हैं, जैसे संक्षेपण से विचारों की एकाग्रता एवं दृढ़ता का विश्वास होता है। इसमें शब्द मितव्ययिता आदि की क्षमता बढ़ती है। इसमें मानसिक चिंतन, मनन तथा विचारों से स्पष्टता आती है। सार लेखन से विश्लेषण शक्ति का विकास होकर अभिव्यक्ति प्रभावशाली तथा घनीभूत बनती है। संक्षेपण से मानसिक श्रम आदि की बचत होती है। संक्षेपण लेखन से ग्रहण शक्ति तथा अभिव्यक्ति शक्ति का विकास होता है। संक्षेपण की प्रक्रिया। संक्षेपण करना अथवा सार लेखन करना एक कला है। संक्षेपण को सुचारू रूप से तैयार करें, उसे आदर्श बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला, संक्षेपण करते समय सर्वप्रथम मूल अनुच्छेद या विषय वस्तु को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। इसमें मूल अनुच्छेदों का भावार्थ समझ में आ जाएगा। तब तक सार लेखन की शुरुआत नहीं करनी चाहिए जब तक कि मूल विषय का भावार्थ समझ में ना आए। मूल अनुच्छेद को पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण तथ्यों, बातों तथा विचारों को रेखांकित कर लिया जाना चाहिए। रेखांकन करते समय मूल विषय से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण अंश नहीं छूटना चाहिए। इसके बाद मूल में व्यक्त किए गए विचारों, भावों तथा तथ्यों को क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। मूल अनुच्छेद का 1/3 से संक्षेपण करना चाहिए। इसमें संक्षेपक को अपनी ओर से कोई तर्क वितर्क करने तथा किसी अतिरिक्त अंश को जोड़ने की अनुमति या छूट नहीं होती। संक्षेपण को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व उसका पहले कच्चा रूप तैयार कर लिया जाना चाहिए और अच्छी तरह देख लेना चाहिए कि सभी महत्वपूर्ण बातों का अंतर्भाव उसमें हो चुका है। संक्षेपण तैयार करते समय मूल अनुच्छेद में वर्णित या उल्लेखित कहावतें, मुहावरे, वाक प्रचार आदि, अलंकार आदि को हटा लेना चाहिए। सामान्यतः संक्षेपण मूल अनुच्छेद का 1/3 भाग होना चाहिए। संक्षेपण तैयार करने के बाद उसके लिए सुयोग्य शीर्षक का चयन किया जाना चाहिए। संक्षेपण का शीर्षक अत्यंत सार्थक, संक्षिप्त, आकर्षक तथा विषय वस्तु से सुसंगत होना चाहिए। कार्यालय में संक्षेपण लेखन। मंत्रालयों, सरकारी कार्यालयों, विभागों तथा सरकार के अधीन प्रतिष्ठानों आदि में संक्षेपण या सार लेखन का प्रयोग यथास्थिति समयानुसार किया जाता है। मंत्री महोदय, सचिव या उसके स्तर के उच्चाधिकारियों के पास समयाभाव के कारण पूरी फाइल पढ़ पाना या विस्तृत टिप्पणी या प्रतिवेदन, अभियावेदन आदि पढ़ पाना कभी कभार संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में संबंधित अधीनस्थ का अधिकारी मामले या प्रतिवेदन अथवा अभ्यावेदन आदि का सार संक्षेप टिप्पणी द्वारा लिखते हैं। उसके अनुसार उच्चाधिकारी, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष अथवा मंत्री आदि अपने आदेश देते हैं अथवा कार्यवाही करते हैं। सरकार द्वारा नियुक्त आयोग अथवा समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। ये प्रतिवेदन बृहदाकार में होते हैं, जिन्हें पूर्ण रूपेण तुरंत पढ़ पाना उच्चाधिकारी संभव नहीं हो पाता।
तब संबंधित अधिकारी रिपोर्ट को पूर्णतः पढ़कर उस रिपोर्ट या प्रतिवेदन का संक्षेप तैयार कर उच्चाधिकारी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत कर देते हैं। इस प्रकार सार लेखन अथवा संक्षेपण की उपयोगिता सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली में भी बराबर बनी रहती है। दूसरा विषय है पल्लवन। विस्तारण के लिए हिंदी में पल्लवन शब्द का इस्तेमाल होता है। अभिवर्धन, गवेषण अथवा विश्लेषण शब्द भी समय समय पर व्यवहार में लिए जाते हैं। अंग्रेजी के एक्सपेंशन के साथ इसे एप्लीकेशन भी कहा जाता है। पल्लवन सकर्मक क्रिया से अनुस्यूत है। इसका आशय होता है फैलाव या विस्तार। विस्तारण शब्द संक्षेपण का ठीक बरबस अर्थात उल्टा अर्थ प्रकट करता है। संक्षेपण में जहाँ किसी वक्तव्य, भाषण, वार्ता, बहस का निचोड़ तलघट के रूप में प्रस्तुत करते हैं, विस्तारण में वही कथ्य अथवा लघु आकार छोड़कर विस्तार आकार प्राप्त कर लेता है। पल्लवन संबंधी विद्वानों के कुछ परिभाषाएं तो देख लेंगे आप। पल्लवन की विधि। पल्लवन की प्रक्रिया संक्षेपण के ठीक विपरीत है। संक्षेपण में मूल सामग्री का सार लेख प्रस्तुत किया जाता है, जबकि पल्लवन में मूल कथन या सूक्ति का विस्तार किया जाता है। पल्लवन में कथन के खंडन मनन की आज़ादी नहीं होती। भावपूर्ण कथन पल्लवन द्वारा संक्षिप्त निबंध का रूप ले लेता है, किंतु पल्लवन निबंध नहीं है। पल्लवन विधि में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि विस्तारण में विषय से संबंधित तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए, परंतु अनावश्यक वृद्धि और अनपेक्षित शब्दों का प्रयोग वर्जित होता है। उसके साथ ही पहला, मूल कथन के विस्तारण के समय हमें अपने कथन के साक्ष्य प्रमाण के कुछ उदाहरण देना चाहिए। यदि पल्लवनकर्ता किसी विचार या कथन सहमत नहीं है तो उसे असहमति व्यक्त करने का अधिकार नहीं है। चूँकि पल्लवन का विस्तारण की आवश्यकता अधिकांशतया वरिष्ठ अधिकारियों, सलाहकारों, मंत्रियों या कार्यालय तथा विद्यालय में विद्यार्थियों को ही होती है, इसलिए इसकी भाषा पर हमें ध्यान देना चाहिए। अतः चमत्कार या चमत्कृत करने वाली भाषा के प्रयोग से पल्लवन की प्रक्रिया से बचना चाहिए। भाषा विषयानुकूल, सरल, सुबोध, शुद्ध होनी चाहिए। कुल मिलाकर भाषा विषय और भाव के अनुकूल होनी चाहिए। मूल भाव का विस्तारण अन्य पुरुष में होना चाहिए। विस्तारण की प्रक्रिया मूल के अनुसार क्रमबद्ध होनी चाहिए। कहाँ से अटपटेपन की गंध ना उठे, कहीं से अटपटेपन की गंध ना उठे। पल्लवन की प्रक्रिया में हमारा प्रयास होना चाहिए कि मूल स्थल की केंद्रीयता आत्म पल्लवन में आ जाए। यदि पल्लवन की प्रक्रिया पहले से कुछ तयशुदा शब्दों में करने का आदेश है तो वे इस आदेश का कतई उल्लंघन न करें। भाव विस्तारण बोझिल न हो। अनावश्यक तत्वों को बेमुरब्बत निकाल पल्लवन को अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। व्यास शैली का प्रयोग कर पल्लवन की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए और अंत में पल्लवित स्थल को ध्यान से पढ़कर यह देख लेना चाहिए कि कहीं फिजूल के तत्वों की भर्ती ना हो गई हो, कहीं व्याकरणिक अशुद्धियाँ तो नहीं रह गई, विराम आदि चिन्ह उपयुक्त जगह प्रयुक्त हुए या नहीं। पल्लवन के तत्व। पहला, भाषा सरल और सीधी हो। पल्लवन की भाषा कठिन ना हो, सामान्य पाठक उसे हृदयंगम कर सके। वह चमत्कारी के मोह से मुक्त होनी चाहिए। कहीं किसी भाषिक फैंटासी और कुहासा की छुअन दूर दूर तक ना हो। शिल्पगत और संप्रेषणीय हो। कुल मिलाकर भाषा पारदर्शी होनी चाहिए। सुंदर और श्रेष्ठ शब्द चिन्ह, श्रेष्ठ शब्द चित्र किसी भी रचना के पाठक के आस्वाद को बढ़ाते हैं। अतः में पल्लवन करते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इन शब्द चित्रों से किसी तरह की दुर्व्यवहिता और कठिनता, समझ का धुंधलापन और अस्पष्टता न आने पाए। वस्तुगत गहराई। पल्लवन में कलात्मक प्रौढ़ता और वस्तुगत गहराई का ध्यान रखना चाहिए। पल्लवन करते समय जीवन के उपेक्षित और साधारण अनुभव का अंकन छूटने ना पाए, क्योंकि ये अनुभव मामूली दिखने के बावजूद जिंदगी के नाजुक पहलुओं से हमारा अनुभव कराते हैं। छोटी सी दिखने वाली बात भी कभी कभी दैनिक जीवन में बड़े हर्ष या विषाद का कारण बन जाती है। अतः ऐसी स्थिति में अनुभूत सत्य के करीब तथ्यों का पल्लवन में उल्लेख होना चाहिए। संतुलित कलेवर। पल्लवन का दायरा निश्चित जद और कलेवर में होना चाहिए। पल्लवनकर्ता को चाहिए कि पल्लवन का शिल्प गठन उसे सुंदर कैरिकेचर दे। पल्लवन को लोक शैली और लोक भाषा के लुभावने बाणों में ढालने में सक्षम हो। आश्वस्तकारी हो। पल्लवन नए विन्यास में प्रस्तुत भी होना चाहिए तथा आश्वस्तकारी तथा विचारोत्तेजक भी होना चाहिए। प्रत्येक वाक्य क्रमबद्ध हो, कहीं किसी तरह की शिथिलता या बिखरापन न हो। पल्लवन करने से पूर्व उस स्थल का मनोयोग पूर्वक
गहरा अध्ययन कर लेना चाहिए। पल्लवन के समानार्थी शब्द। पल्लवन के लिए विस्तारण, विश्लेषण तथा गवेषण शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। व्याकरण, भावार्थ, टीका, भाष्य, निबंध आदि शब्द भी इस अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन यदि इन शब्दों पर सूक्ष्मता से ध्यान दिया जाए तो हम पाएंगे कि पल्लवन के पर्यायवाची लगाने वाले ये शब्द पल्लवन से कुछ न कुछ भिन्न अर्थ रखते हैं। अतः इन्हें अति संक्षेप में नीचे इस प्रकार देख सकते हैं। कि उदाहरण है पल्लवन के। अब है टिप्पण लेखन, नोटिंग कहते हैं इसको। मौसदा लेखन, ड्राफ्टिंग। ये शॉर्ट में दिया है टिप्पण लेखन, नोटिंग कहते हैं इसको। संक्षेपण, इसका भी शॉर्ट में दिया गया है, पहले पढ़ाई हो चुकी है ये। प्रतिवेदन अगला ही आपका है। प्रतिवेदन के 3 प्रकार: व्यक्तिगत, संगठनात्मक, विवरणात्मक।
प्रारूपण ऐसे मैंने ये पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी देख ले आप। कार्यालय हिंदी हमने पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं इसको।